वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है कि एक तो उसकी खुद की एनर्जी स्टेट क्या है, यानी कि वो खुद कितना स्टेबल है, और दूसरी चीज कि अगर वो रिएक्टिविटी शो करे, रिएक्शन करे, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट स्टेबल है या लेस स्टेबल रहेगा, उन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एसिड डेरिवेटिव्स के लिए जो दो फैक्टर यहाँ पे कंसीडर होंगे, पहला फैक्टर होगा कि जो ये असाइल कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होएगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होएगी तो क्या हो गया, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। और जो दूसरा फैक्टर है वो है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो एक लिविंग ग्रुप भी रहेगा, और वो लिविंग ग्रुप जब छोड़ के जाएगा तो छोड़ के जाने वाला कितना स्टेबल बन रहा है उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप गुड है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। अगर लिविंग ग्रुप लीव नहीं करना चाहता, गुड लिविंग ग्रुप नहीं बन रहा है, तो फिर उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर हम इन सभी को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा एसिड क्लोराइड है RCOCl, इसके अंदर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर से कम होएगी। वैसे भी सारे के सारे कार्बन क्या है, कार्बोनिल कार्बन्स हैं, यानी C डबल बॉन्ड O है। तो C डबल बॉन्ड O है तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली ऑक्सीजन की तरफ रहती है। कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक क्लोरीन आके वापस से इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी, नो डाउट। अगला जो हमारा एसिड डेरिवेटिव है जिसको हम कहेंगे एनहाइड्राइड, उसमें भी तो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगला एस्टर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है लोन पेयर के साथ वापस से बैक डोनेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा सकते हैं, यानी कुछ हद तक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को वापस से कम भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा। लेकिन बात ध्यान देने की है, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑर्बिटल है 3p और कार्बन का रिसीव करने वाला रहेगा 2p। तो 3p से 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं तो भी ओवरलैपिंग तो अच्छी नहीं है। जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा कि इसकी बैक डोनेशन तो अच्छी नहीं होगी। इसने माइनस आई तो दिखाया बहुत अच्छे से, लेकिन बैक डोनेशन अच्छी नहीं है। बैक डोनेशन अच्छी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा तो अच्छे से रहा है, कमी वापस से ज्यादा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है असाइल हैलाइड में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, असाइल हैलाइड। अभी हम पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर हम बाद में देखेंगे। उसके बाद बात आती है एनहाइड्राइड की। अगर एनहाइड्राइड केस में ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ किए ऑक्सीजन ने, लेकिन ऑक्सीजन का है 2p ऑर्बिटल और यहां से ये बैक डोनेशन करवाएगा, तो थोड़ी सी क्लोरीन के मुकाबले या ब्रोमीन होता तो उसके मुकाबले बैक डोनेशन अच्छी रहेगी। जब बैक डोनेशन अच्छी रहेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी असाइल हैलाइड में। तो जो एनहाइड्राइड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होगी, तो रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, एसिड क्लोराइड, उससे कम एनहाइड्राइड। लेकिन एनहाइड्राइड और एस्टर में सिमिलर सा केस अपीयर हो रहा है, ऑक्सीजन ही है दोनों जगह पे जो बाइंड कर रहा है इस कार्बोनिल या असाइल कार्बन से। तो अब ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन में
और इस ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या है। देखो, जो एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन है, इसको अगर बैक डोनेशन करवानी है तो सिर्फ यहां नहीं, इससे अपोजिट साइड यहां भी करवानी पड़ सकती है। और जब ऐसा होगा तो इसकी बैक डोनेशन दो हिस्सों में बट जाएगी। इसको हम क्रॉस कंजुगेशन से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे हम अगर इसे देखें तो क्या होएगा कि ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो क्रिएट कर रहा है माइनस आई इफेक्ट के साथ, और बैक डोनेशन भी करवा रहा है, लेकिन बैक डोनेशन बटी हुई है, ये इस तरफ भी हो सकती है, लेफ्ट भी और राइट भी। लेकिन अगर मैं एस्टर की बात करूं तो एस्टर के अंदर ये आर ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन अपनी बैक डोनेशन इजीली करवा सकता है, और किसी दो हिस्से में नहीं, सिर्फ एक ही तरफ इसको बैक डोनेशन करवानी है, तो ये बैक डोनेशन अच्छी से करवा लेता है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम क्रिएट होती है, जब कम क्रिएट होती है तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट नहीं करता है। अगर मैं एमाइड की बात करूं तो एमाइड में नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, ये माइनस आई तो ये भी शो करेगा, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ऑक्सीजन की थी, तो यहाँ पे बैक डोनेशन थोड़ी और ज्यादा अच्छी होगी। जब बैक डोनेशन अच्छी होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होएगा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम रहेगी, तो सीधी सी बात है न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं सिर्फ असाइल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से देखूं तो ये निकल के आ रहा है कि असाइल क्लोराइड या असाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम जो है वो एनहाइड्राइड, उससे कम एस्टर, और सबसे कम एमाइड। अगर मैं लिविंग ग्रुप को चेक करूं तो लिविंग ग्रुप जो असाइल क्लोराइड के या असाइल हैलाइड में निकल रहा है वो निकल रहा है Cl नेगेटिव। उसके बाद जो एनहाइड्राइड है उसमें निकल रहा है RCOO नेगेटिव। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो RO नेगेटिव। एमाइड की बात करूं तो निकलेगा NH2 नेगेटिव। अब देखो, क्लोरीन का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है, तो ये एक स्टेबल जो है लिविंग ग्रुप बन रहा है। उसके बाद बात आती है एनहाइड्राइड से निकले हुए कार्बोक्सिलेट एनायन की। तो जो कार्बोक्सिलेट एनायन है ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही, तो इसकी भी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। उसके बाद बात आती है किसकी, एल्कोक्सी ग्रुप की, जो कि हमारा एस्टर से निकला है। अब यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, किससे, कार्बोक्सिलेट एनायन से। और NH2 नेगेटिव में तो क्या है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, NH2 नेगेटिव तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये टूटने के बाद फट से इसको रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई प्रोटॉन चाहिए होगा, तो ये तो मोस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि लेस स्टेबल, या कहूं मैं लीस्ट स्टेबल इस केस में, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, लेस रिएक्टिव, क्लोराइड आयन क्या है, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। तो जो ऑर्डर यहां पे निकल के आ रहा है, क्लोराइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी निकल के जाना चाहेगा, निकल के जाना चाहेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा किसकी, असाइल क्लोराइड की। उससे कम स्टेबल क्या है हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन, किससे निकलना है उसको, एनहाइड्राइड से, तो इसके मुकाबले थोड़ी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो निकलने की टेंडेंसी भी क्लोराइड आयन के मुकाबले थोड़ी सी कम रहेगी, यानी कि रिएक्टिविटी जो है एनहाइड्राइड की वो असाइल क्लोराइड से थोड़ी सी कम रहेगी। और उससे कम स्टेबिलिटी किसकी है, एल्कोक्सी एनायन की, जो एस्टर से निकल रहा है। तो एल्कोक्सी एनायन अगर कम स्टेबल है तो नहीं टूटेगा भाई हमारा एस्टर, और NH2 नेगेटिव तो और भी ज्यादा अनस्टेबल है, तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहेगा। तो लिविंग ग्रुप के हिसाब से भी देखा जाए तो ऑर्डर सेम रहता है, जो असाइल क्लोराइड है ये मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे, और जो एमाइड हैं ये लीस्ट रिएक्टिव रहेंगे। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब एक चीज और समझने की है कि अगर जो RCOCl टाइप के कंपाउंड हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, और RCONH2 एमाइड क्या हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, और बीच में आ गया एनहाइड्राइड और एस्टर।
अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, एमाइड। तो अगर मैं इंटर कन्वर्जन की बात करूं, इंटर कन्वर्जन की बात करूं किसके अंदर, कि जो एसिड डेरिवेटिव हैं उसमें एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, तो क्या मोस्ट स्टेबल यानी कि लीस्ट रिएक्टिव को कन्वर्ट करवाया जा सकता है एक मोर रिएक्टिव में? नहीं। देखो, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से रहेगा, जो रिएक्टिव है, जो रिएक्टिव है वो रिएक्शन करके स्टेबल बनने चाहेंगे। अगर वो स्टेबल बनना चाहेंगे तो रिएक्टिव से कम रिएक्टिव बन सकता है, उससे कम रिएक्टिव बन सकता है, और सबसे कम रिएक्टिव बन सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इससे बैक आना है, यहां से बैक आना है, तो ये इतना आसान नहीं होएगा। मोस्ट रिएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव बनाना इतना आसान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इंटर कन्वर्जन करना हो, हमें एमाइड चाहिए है, तो हम एसिड क्लोराइड से इजीली बना सकते हैं। एनहाइड्राइड हो उससे इजीली बना सकते हैं, एस्टर से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें एनहाइड्राइड बनाना है तो वो किससे, सिर्फ एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड से बनाना आसान है, क्योंकि एस्टर ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरफ ये रिएक्शन करवाना फिजिबल या फिर इजी नहीं है। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड इंटर कन्वर्जन के लिए कौन सी रिएक्शन ज्यादा फिजिबल रहेगी, कौन सी रिएक्शन इजीली हो सकती है एसिड डेरिवेटिव की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।